Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। आप देख सकते होंगे कि आपके सामने एक फोटोग्राफ जो है वो दिख रही होगी, आपकी बुक में भी होगी। बेसिकली ये जो पार्ट है यहाँ से इस फोटोग्राफ से रिलेटेड है और इसके बारे में सिंपली आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोवेरियो। इन्होंने 1848 के अंदर उनको एक विजुअलाइज किया था ना, उनको एक सपना आया था जिसमें ये देख रहे थे कि अब जो सारे नेशंस हैं वो लाइन वाइज लाइन आ रहे हैं और इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसका स्टैच्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये इनका ड्रीम है। तो इसके अंदर जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है या जो भी बताई गई है उनका कोई ज्यादा सेंस नहीं निकलता। सिंपली ये यहाँ पर इन्होंने जो विजुअलाइज किया है उसको बताया गया है कि ये ऐसा इन्होंने सपने में देखा कि सारे देश आ रहे हैं, सब रिपब्लिक हो गए हैं, सबको डेमोक्रेसी मिल गई है और एक के बाद एक आ रहे हैं, यहाँ से पास होते जा रहे हैं। और ऊपर जो है यहाँ पे जीसस हैं और सारे सेंट्स हैं, वो सारे लोग इनको देख रहे हैं कि हाँ अब एक के बाद एक जो ह्यूमैनिटी के अंदर सारी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं और ये पूरा यहाँ से चलते हुए इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पास ऑन हो रहे हैं। अब इसमें से कई सारे देश तो ऐसे भी हैं जिनका तब अस्तित्व ही नहीं था, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। वो भी इन लोग ये जो व्यक्ति है आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक, इन्होंने उस तरह के देश जो हैं जो तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे उनको भी मेंशन किया है। तो यहाँ पे बेसिकली इस फोटोग्राफ को जो इनका ड्रीम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इन्होंने अपनी इस ड्रीम के ऊपर 4 सीरीज बनाई थी प्रिंट की, ठीक है। 4 इन्होंने पेंटिंग सॉर्ट ऑफ बनाई है, ठीक है, प्रिंट किए हैं जो अपने ड्रीम से रिलेटेड है और उसी में से एक जो है आपको यहाँ पर बताया गया है, फिगर 1, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। In 1848, Frederick Solerio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. अब 1848 की बात है। फ्रेडरिक सोलेरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। उन्होंने 4 सीरीज जो है वो बनाई हैं, अपने प्रिंट निकाले हैं अपने ड्रीम की, जो उन्होंने दुनिया के बारे में देखे थे कि पूरी दुनिया जो है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो गई है, जैसा कि वो कह रहे हैं। The first print, figure 1 of the series, shows the people of Europe and America, and men and women of all ages and social classes marching in a long train. अब जो पहला ये फिगर दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि लोग जो है यूरोप और अमेरिका के उनको दिखाया गया है। मेन हो, वुमेन हो, सारी एजेस के, ठीक है, छोटे बड़े सब एजेस के वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और साथ ही साथ सारे सोशल क्लास, यानी कि कोई रिच है कोई नहीं है, सब तरह के जो लोग हैं वो यहाँ से मार्च पास्ट करते हुए एक लंबी लाइन है इनकी। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और जैसे ही ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो रहे हैं ये अपना एक तरीके से धन्यवाद अदा करते हुए, अपनी कृतज्ञता अदा करते हुए वहां से निकल रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से पास हो रहे हैं। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसको दिखाया गया है। इसके एक हाथ में तो वही टॉर्च है और दूसरे हाथ में जो है एक लेटर है सॉर्ट ऑफ, उसके बारे में आपको आगे पता पड़ेगा। Okay, as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. जैसा कि आपको याद होगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय में जितने भी आर्टिस्ट हुआ करते थे वो लिबर्टी को कैसे दिखाते थे कि वो एक फीमेल फिगर है, ठीक है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of men in the other. यहाँ पे आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि उन्होंने एक हाथ में तो अपनी टॉर्च ले रखी है एनलाइटमेंट की, ठीक है, और दूसरे हाथ में जो है चार्टर ऑफ मैन की। यहाँ पे इनको हक जो है, राइट्स जो है इंसान को जो मिलने चाहिए उसका एक डॉक्यूमेंट सा ले रखा है। और ये सारे लोग जो है उसी चीज का धन्यवाद अदा करते हुए यहाँ से पास ऑन हो गए। तो बेसिकली ये जो जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ के अंदर या इस फोटोग्राफ से रिलेटेड जितनी भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हालांकि नहीं आते हैं, और आते भी तो बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए इसलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, कि उस समय में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तब उस समय वहां पे आर्टिस्ट लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें चलती थी, किस तरह के उनके थॉट्स, क्या थॉट प्रोसेस था उस समय का उनका, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। कि एक व्यक्ति को ऐसा ड्रीम आया, उसने 4 प्रिंट निकाल सीरीज निकाले उस चीज की, यानी कि उसने पूरा अपना कोशिश करी कि दुनिया को वो समझा पाए कि किस तरीके से उसको ड्रीम आया है। वो इतना ज्यादा अच्छा एक लेवल पे था ड्रीम कि उसका एग्जिस्ट करना, उसका अस्तित्व में आना ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, कि वो होता ना टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज होती है, कि भाई इतनी ज्यादा अच्छी चीज की जिसका लगे ही नहीं कि ये कभी सच भी हो सकती है, वो वाला यहाँ पे एक तरीके से पॉइंट उठाए। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. अब यहाँ पे ये जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या क्या चीजें जो बची हुई हैं वो रिलेटेड हैं किनसे? एब्सोल्यूटिस्ट से। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? लिटरली वो सरकार या वो सिस्टम रूल जो जिसकी पावर्स जो है वो अब रोक दी गई हैं। जो राजा लोग यहाँ पर राज किया करते थे और अपने हिसाब से लोगों को गवर्न किया करते थे, वो सारी चीज खत्म हो गई है। मोनार्की जो है वो खत्म हो गई है। उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया कि उनकी बची कुची चीजें, जैसे कि यहाँ पे उनका ताज हो, ठीक है, क्राउन्स रखे हुए हैं टूटे फूटे, और बाकी चीजें जो भी वो यूज करते थे वो सब नीचे दिखाई गई कि अब इनका समय जो है वो खत्म हो गया है। लोग आजाद हो गए, उनको डेमोक्रेसी मिल गई है, और वो अब अपने हिसाब से अलग अलग नेशन जो है साथ में मार्च पास्ट करते हुए जा रहे हैं। ये बेसिकली यहाँ बोला गया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट? यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स जो है वो दे रखे हैं। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। लिटरली वो सरकार या वो सिस्टम रूल करने का जिसमें कोई किसी की भी पावर्स पर कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. और ये हिस्ट्री के उस हिसाब से देखा जाए तो इस टर्म का मतलब ये है, वो सरकार जो पूरी तरीके से सेंटर में है, जो मिलिट्राइज्ड है पूरी तरीके से, उसके पास में मिलिट्री भी है, और वो रिप्रेसिव यानी कि अपने अंडर जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली वो रूल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके रिमेन्स जो है वो दिखाए गए हैं सिंबल के तौर पे कि अब इनका समय खत्म हो गया। इन द Sourer's यूटोपियन विजन, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. अब यूटोपियन सौरव का यूटोपियन विजन, यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी, वो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, वो जो एक ऐसा समाज जो इतना ज्यादा अच्छा है कि वो कभी एग्जिस्ट भी करेगा नहीं करेगा उसके कोई चांसेस नहीं है। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका कोई अस्तित्व होना नहीं होना बिल्कुल ना के बराबर है, कि वो कभी इतना अच्छा हो भी पाएगा। दुनिया एकदम बिल्कुल इतनी अच्छी हो जाए कि सारे जो नेशंस है वो साथ में मार्च पास्ट कर रहे हैं, अपने अपने नेशनल फ्लैग लेकर के चल रहे हैं, और अपनी अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन रखी है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं सौरव के ड्रीम में, यानी उनके विजन में, जो कि अपने आप में क्या है, यूटोपियन है। यूटोपियन मतलब वो सोसाइटी। ठीक है, अभी तक किसी को भी किसी भी लाइन में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। मैम इससे कोई क्वेश्चंस वगैरह पुट अप होते हैं? बहुत कम चांसेस हैं क्वेश्चंस के, बट आपको क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। मैम यूटोपियन एक बार वापस समझा दीजिए। बेटा, यूटोपियन का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो कभी एग्जिस्ट भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके कोई चांसेस नहीं है, यानी वो अस्तित्व में कभी आ भी पाएगा या कभी सच हो भी पाएगा, उसके कोई चांसेस नहीं है। सपोज इसको आप ऐसे देखिए कि अभी जैसे हमारे वर्ल्ड की प्रेजेंट कंडीशन एक ऐसी चल रही है कि हर नेशन जो है वो अपने आप को सुपर पावर बनाने की उस कोशिश में, कि वो अपने आप को इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले आए, अपने देश के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी ले आए कि वो पूरी तरीके से सबसे आगे बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूटिस्ट एक बार वापस बता दो। वेट फॉर योर टर्न, आई एम एक्सप्लेनिंग यूटोपियन।
तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना कि सब उसमें साथ में आकर के चलें, इनकी आज की प्रेजेंट कंडीशन से अगर इसको आप एग्जाम्पल की तरह लेकर के चलें, तो यहाँ पर अभी हर एक नेशन जो अपने आप को सुपर पावर बनाने की कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है, या कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो सारे बाकी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज है उनसे आगे बढ़ जाए। अब इस थॉट को अगर वो त्याग दे, ठीक है, इस चीज को वो छोड़ दे और सारे नेशन जो है भाईचारे से रहने लग जाएं और साथ में एक दूसरे की हेल्प करने लग जाए प्रॉपरली, कोई किसी पे लड़ाई नहीं करे, तो ये एक जो विचार है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हो कि इसकी कल्पना कोई कर रहा है कि सपोज किसी को ड्रीम आया आज के जमाने के आर्टिस्ट को और उसने इस चीज को विजुअलाइज किया है, प्रिंट बन निकलवाया है उसका, और ये कल्पना की है कि सारे नेशन साथ में मिलकर के आ रहे हैं अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ में और वो चल रहे हैं और सबने भाईचारे के साथ में रहना तय किया है, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। उसी तरीके से उस चीज को बोला गया है यूटोपियन। अब समझ आया? ओके मैम, ओके मैम, ओके, थैंक देन यू। एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक मोनार्कियल रूल होना, एक ऐसा क्योंकि हम जैसे अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़े, तो वहां पर समय में जो मोनार्की हुआ करती थी, यानी कि जो राजा लोगों का रूल हुआ करता था, जिनके पास में जो उनके पास में पावर्स होती थी, जो शक्तियां होती थी, वो किस एक्सटेंट तक जाकर के उसको यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी। उस चीज को बोला गया है, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला गया है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट वाली चीज इनके लिए है, जो सरकारें या सिस्टम ऑफ रूल जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे और इनकी पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, उनके लिए बोला गया है एब्सोल्यूटिस्ट। अब समझ में आया? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, यही चीज चल रही है कि उनको जो ड्रीम आया था उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, और उसके बाद उन्होंने उसका एक पेंटिंग सॉर्ट ऑफ बनाया, प्रिंट करा, 4 थी जिसमें से हम पहली पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ये दिखाया गया है कि लोग बाग अपने अपने नेशनल फ्लैग्स को लेकर के चल रहे हैं। अब एक के बाद एक चीजें आती जाएंगी। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation states। अब कुछ जो ये प्रोसेशन चल रहा है, यानी कि जो पूरा मार्च पास चल रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ आसपास के जो इसमें जो इनको पास कर चुके हैं नेशंस, वो उनका नाम दिया गया है, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और एक स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो उस समय तक क्या थे, वो नेशन स्टेट थे उस समय तक, वो इसे पार जो करके गए हैं उनके बारे में बताया गया है। France identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। और उसके बाद में क्या दिखाया गया है, ये ट्राई कलर जो ट्राई कलर वाले फ्लैग्स हैं उनको दिखाया है कि फ्रांस जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हुए है, और वो जस्ट पहुंचा ही है स्टेच्यू तक। She is followed by the people of Germany bearing black and red gold flag। ये वाला जो है जो पास कर चुका है, ये है फ्रांस का, और ये जो है जर्मनी का। जर्मनी का फ्लैग जो है उन्होंने किस हिसाब से दिखाया है, ब्लैक और रेड और गोल्ड फ्लैग, ठीक है, इसमें 3 कलर हैं। Interestingly, at the time when Soroju created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution। अब इस लाइन को देखिए आप, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, पहली लाइन में बताया कि फ्रांस जो है वो पार कर गया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, और पीछे पीछे जो है वो जर्मनी आ रहा है, ठीक है, जर्मनी के लोग जो है उनका फ्लैग जो है ट्राई कलर का है। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ये सोरेरियो ने क्रिएट किया, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिसको सपना आया था, उन्होंने जब ये इमेज बनाई, तब उस समय तक जर्मन के जो लोग थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे एक यूनाइटेड नेशन की तरह, यानी उनकी जो कंट्री थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। सिंपली यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक भाव दिया गया है कि कैसे उन लोगों को भी, जो कई सारे जर्मनी बोलने वाले लोग थे, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनके समय में कि उनके विचार रहे होंगे कि हाँ भाई उनको भी एक ऐसा उनकी खुद की एक कंट्री चाहिए, ठीक है, जहाँ पर एक संविधान हो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उनकी उम्मीदों को दिखाया गया है, क्योंकि तब तक तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करता था। और फिर भी यहाँ पे इसने अपने सपने में मेंशन कर दिया है कि जर्मन करके जो है एक जर्मनी करके जो है वो भी एक अपना फ्लैग लेकर के इस उम्मीद में यहाँ पे चले आ रहे हैं मार्च पास्ट करते हुए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम।
ओके मैम रिपीट लास्ट लाइन। बेटा यहाँ पे ये बोला गया है कि सिंपली आपको, क्योंकि ये एक ड्रीम है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक वाली चीज तो है नहीं, पर यहाँ पे उन्होंने फिर भी ये दिखाया है कि कुछ देश जो हैं, कई सारे मतलब वर्ल्ड के देश जो हैं वो पास कर रहे हैं इसको, मार्च पास करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक फ्रांस है जो आगे बढ़ चुका है, जस्ट पास किया ही है, और उसके पीछे पीछे जर्मन बोलने वाले जो लोग हैं वो भी अपना झंडा लेकर के एक नेशन, एक कंट्री के तौर पर पास हो रहे हैं यहाँ से। लेकिन जब तक इनको ये सपना, जब ये सपना आया और ये उस समय की बात जो चल रही है 1848 की, तब तक असलियत में, रियलिटी में जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा कोई नेशन था ही नहीं, कंट्री ऐसी कोई बनी ही नहीं थी। सिंपली वो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जर्मनी बोलने वाले लोग थे, जो उस समय में वहां से जिनको इन्होंने अपने हिसाब से, इनका क्योंकि ये सपना है तो इस हिसाब से इन्होंने बोला है कि उनको भी उम्मीद रही होगी, जर्मन जो बोलते हैं लैंग्वेज, उनका भी ये उस समय में विचार रहा होगा कि हमारा भी एक ऐसी कंट्री बने, तो उस थॉट को लेकर के इन्होंने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। जबकि असल में उस समय रियलिटी में 1848 के अंदर ऐसा कोई नेशन था ही नहीं, ऐसा कोई देश था ही नहीं जिसको बोला जाए कि वो जर्मनी है। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके अब इनके पीछे पीछे कौन आ रहा है? फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब इन जर्मन लोगों के पीछे पीछे किसका दिखाया गया है यहाँ पे? जो टू सिसिलीज करके जो जगह है वहां के किंगडम के लोग आ रहे हैं, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे लोग जो हैं ये भी वहां पर आ रहे हैं। यस हिमांशु सैनी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके तो यहाँ पे बेसिकली अब ये कौन कौन सी कंट्री के लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अलग अलग कलर्स के आपको फ्लैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। From the heavens above, the Christ and the saints, angels gaze upon the scene. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि ऊपर की तरफ क्या दिखाए हुए हैं? जीसस दिखाए हुए हैं, क्राइस्ट दिखाए हुए हैं, और उनके साथ में अलग सेंट्स और एंजल्स जो हैं वो भी ऊपर से ये सारी चीज देख रहे हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेटरनाइट लिखा हुआ है, यानी कि भाईचारे से जो सारी भाईचारे वाली जो फीलिंग होती है उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे सारे जो संत वगैरह हुए हैं उन सबको इन्होंने यहाँ पे वो भी दिखा दिए हैं। ऊपर से मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर से भगवान जो है वो भी ये सब चीजें देख रहे हैं। They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world। और ये इन्होंने यहाँ पर इसलिए दिखाया है इनको कि ये फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा जो है उसको प्रदर्शित करते हुए ऊपर से दिखाया है आर्टिस्ट ने, कि यहाँ पर भाईचारे वाली जो चीज है कि सारे दुनिया के अंदर जो सारे नेशंस जो उनके अंदर भाईचारे वाली फीलिंग आ गई है, और इसी हिसाब से ये सब आ रहे हैं। और ऊपर से जो इन सबके अलग अलग जो इनके इष्ट हैं, जो भगवान हैं, वो भी इनको इस चीज को विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। इन दो पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, Okay. ma'am. Yes. एक लाइन लिखी है, आइडेंटिफाइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। हाँ फ्रांस जो है सेकंड उनको, पेज। हाँ ओके जो ये फ्रांस जो है उसके लिए बोला गया है कि इसको कैसे पहचाना गया है? रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, यानी कि इनका उस समय जो फ्लैग था उसको बताया गया है, ये भी ट्राई कलर का हुआ करता था। ये जो कलर्स है इनका आगे बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि इनका ये जो कलर है ये इसको रेवोल्यूशनरी कलर, ट्राई कलर क्यों बोला गया है, कि इन्होंने जो, क्योंकि इनका जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद में इन्होंने अपना प्रॉपरली एक जो फ्लैग है वो सेट किया था, उसके कलर्स जो हैं वो उसी सबसे सेट किए गए थे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्रांस जो है अपने रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर के साथ में जो पहचाना जाता है उसके साथ में ये पास ऑन हुआ है। ओके मैम। Okay. This chapter will deal with many of मैम the इसमें ये issues. है, Yes. बोलिए। मैम इसमें ये बोल लिखा है कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला मैम एक बार बताइएगा लाइन।
इसका मतलब ये है कि जर्मन लोगों के पीछे पीछे जो हैं ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग, लोम्बार्डी, और ये जो फॉलोइंग का मतलब ही यही होता है कि उनके पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं, तो जर्मन के पीछे पीछे जो आ रहे हैं अलग अलग किंगडम और अलग अलग कंट्रीज के लोग, वो आ रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. This chapter will deal with many of the issues visualized by Sororio in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको कई सारे जो इश्यूज उठ रहे थे उस समय में, और सोरोरियो ने जो देखे, जैसे फिगर पॉइंट 1 के अंदर आपको बताया गया है, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है, इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं या क्या क्या चीजें इनके समय में हो रही हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। 19th सेंचुरी की बात चल रही है जब नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे उठ रहा था लोगों के अंदर, और उसके बाद में काफी ज्यादा स्वीपिंग चेंजेस, यानी काफी ज्यादा ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, भले ही वो पॉलिटिकल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे हो, पूरे यूरोप के अंदर। The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of the Europe. अब जो end result रहा था इन बदलावों का, जो ये सब इतने सारे changes आए थे, वो ये रहा था कि ये क्या बन गया था, एक नेशन स्टेट बन गया था बजाय एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर के। पहले यूरोप के अंदर मोनार्की चला करती थी और वो लोग जो है अपने हिसाब से रूल किया करते थे। सपोज कि एक जगह है जहां पर उन्होंने अलग अलग अपने वो बना रखे हैं कि ये मेरा किंगडम है और मैं यहाँ पे रूल करूंगा और इसी हिसाब से चीजें यहाँ पे चलेंगी। यूरोप के अंदर ही कई सारी चीजें थी, तो वो अब हट गई थी जब ये बदलाव लाए गए थे नेशनलिज्म के बाद। जो देशभक्ति की जो भावना इनकी चल रही थी 19th सेंचुरी के अंदर, उसके बाद में जो बदलाव आए थे, उसके बाद में ये नेशन स्टेट बन गया था। यानी कि ये सारे जो यूरोप के अंदर हैं वो क्या बन गए थे, नेशन स्टेट बन गए थे। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. एक जो कॉन्सेप्ट आया था मॉडर्न स्टेट का, जो वहां पे नई चीज उन्होंने शुरू करी थी कि भाई सारी पावर्स जो हैं वो सोवरेन कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा कि कौन किसकी बाउंड्री कितनी है, किसकी क्या टेरिटरी है। और जो काफी लंबे समय से यूरोप के अंदर चीजें चल रही थी, डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, वो फाइनली एक प्रॉपर शेप ले रही थी कि सब जो है अब आजाद हो जाएंगे और उनको एक डेमोक्रेसी मिलेगी। वो वाली चीज जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared a history of descent. अब एक नेशन स्टेट एक ऐसी जगह थी जहां पे सारे सिटीजन्स जो हैं वे मेजोरिटी में थे, और सिर्फ रूलर्स ही नहीं, बाकी सिटीजन्स भी वहां पे ही थे, और वो एक कॉमन सेंस, एक कॉमन आइडेंटिटी कि भाई इस देश के वासी जो हैं वो क्या कहलाएंगे। जैसे कि एक इंडिया के लोग इंडियंस कहलाते हैं, और क्योंकि क्यों क्यों एक तो पहली बात उनका वो नेटिव प्लेस है, उसके साथ साथ वो वहां पर एक हिस्ट्री शेयर करते हुए आ रहे हैं, वो वहां के रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे भी देखी जा रही थी कि एक प्रॉपर जगह जहां पर वहां के लोग शुरुआत से रह रहे हैं, जहां पर कई जनरेशन से उनके लोग रह रहे हैं, और उन्होंने एक हिस्ट्री जो है उन्होंने शेयर करी है, वो प्रॉपर निवासी रहे हैं उस जगह के, वो एक आइडेंटिटी जो पहचान है उसको ढूंढने में ये लोग लगे हुए थे, या उसको डेवलप करने में ये लोग लगे हुए थे। This commonness did not exist from the time immemorial. It was forced through struggles, through the actions of the leaders and the common people. अब ये जो स्ट्रगल थी ये इतनी आसानी से उनको नहीं मिल गई थी। इनके ऊपर इन्होंने कई संघर्ष देखे हैं, कई सारे लीडर्स के जो एक्शंस थे, लोगों के जो एक्शंस थे, वो भी इन्होंने देखे हैं। मतलब एट द एंड बोला ये जा रहा है कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोपियन कैसे कहलाने लगे, यूरोप कैसे बना, उसके अंदर अलग अलग नेशंस जो है वो किस तरह बने, उनको अपनी पहचान किस तरीके से मिली, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। जैसा मैंने भी आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने को मिलेंगे कि कैसे ये अलग अलग नेशन जो है वो बने, और फिर नेशन स्टेट्स के साथ में इनके अंदर नेशनलिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, वो कैसे डेवलप हुई 19th सेंचुरी के अंदर। यूरोप जो है वो कैसे नेशन स्टेट बना, वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है।
इस चैप्टर को अब हम कल कंटिन्यू करेंगे. We are running out of time. Have a nice day ahead. God bless you all. And please conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in Bye, ma'am. tomorrow's Thank class. you, ma'am. Bye, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am.